नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कई दिन से अपने फेक वीडियो से मैं परेशान था। कहीं मुझे डायबिटीज की दवाई बेचते हुए दिखाया गया, कहीं दिखाया गया कि मैं अमिताभ बच्चन को जोड़ों के दर्द की दवाई सजेस्ट कर रहा हूं, कहीं कहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ फर्जी वीडियोस में मुझे वजन कम करने की, ब्लड प्रेशर कम करने की प्रमोशन करते हुए दिखाया गया। यह बात मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी और यह भी बताया था कि मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे मेटा प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल है, यह आदेश दिया कि मेरे जितने भी डीप फेक वीडियोस हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। ये सारे फर्जी वीडियो एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। इनमें से ज्यादातर फेसबुक पर थे। अब कोर्ट ने तुरंत रिमूव करने का आदेश दिया है। केस में हमने जिन 8 वीडियोस का जिक्र किया था वो सारे फेसबुक पर पोस्ट किए गए थे और इस केस में मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट साई कृष्णा और एडवोकेट दिशा शर्मा अपीयर हुए थे और इन्होंने जिस समझदारी से कोर्ट के सामने केस आर्गू किया, उसके बाद यह ऑर्डर आया। और बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ फर्जी वीडियो हटाने का आदेश नहीं दिया। हाई कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म से कहा कि जिन लोगों ने वीडियो पोस्ट किए हैं उनके नाम, उनके पते, ईमेल और फोन नंबर उजागर किए जाएं। जस्टिस अमित बंसल का ऑर्डर काफी डिटेल में है। उन्होंने सरकार से भी कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो ऐसे फेक वीडियो पोस्ट करने वालों को प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करें। अब यह मामला गंभीर क्यों है, इतनी सीरियस बात क्यों है? जो लोग बरसों से मुझे टीवी पर देख रहे हैं, जो मेरी बात पर भरोसा करते हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक दिन उस्ताद अमजद अली खान साहब मुझे एक जगह मिले। उन्होंने कहा कि रजत जी, आप भले आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप डायबिटीज की दवाई न बेचें। तो मैंने उस्ताद जी को समझाने की कोशिश की, कहा वो मेरा फेक वीडियो है, मैं कोई दवाई नहीं बेचता। लेकिन वो एआई फेक वीडियो ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को समझ नहीं पाए। मैं समझाता रहा और वो मुझसे कहते रहे कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप ये क्यों करते हैं, ये ना करें। उस दिन से इस बात को लेकर मैं काफी चिंतित था। फिर एक के बाद एक और वीडियो बनाने आते गए सामने। और ये फर्जी वीडियो वाले जो बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। कई साल पहले आज की बात में मैंने अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू किया था। छोटा सा इंटरव्यू था। यह तब की बात है जब उनकी फिल्म भूतनाथ रिलीज हुई थी। तो मैंने अमित जी से उस दिन थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी नरेंद्र मोदी के बारे में और बाकी भूतनाथ फिल्म के बारे में। लेकिन यह वीडियो अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट किया गया। वीडियो वही था, लेकिन उसमें भूतनाथ के बजाय मैं अमिताभ बच्चन से जोड़ों के दर्द की दवाई के बारे में बात करता हुआ दिखाई और सुनाई देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस पुराने वीडियो पर मेरी और अमिताभ बच्चन की एआई जनरेटेड वॉइस डाल दी गई। एक आम दर्शक के लिए असली और नकली आवाज में फर्क करना मुश्किल था। जी हां, यह सफलता एक बार फिर भारतीय चिकित्सा को विश्व पटल पर आगे बढ़ा रही है। अब हर भारतीय निवासी केवल 24 घंटे में जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अब देखिए कितना बड़ा झूठ है। अब आज कोर्ट का ऑर्डर आया और मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकेगा। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। कुछ इस तरह के वीडियोस हैं, जैसे एक वीडियो में मैं और डॉक्टर नरेश त्रेहन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दवाई को हम प्रमोट कर रहे हैं। एक और वीडियो है जहां मैं और डॉक्टर त्रेहन प्रोस्टाइटिस का इलाज बताते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों डीप फेक वीडियो हैं, दोनों फर्जी हैं, दोनों झूठे हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं। इलाज नहीं था, को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मूत्र त्याग के समय दर्द, पेट के निचले हिस्से में भारीपन और अधूरे पेशाब का एहसास पूरी तरह गायब हो जाता है। आपको बस चावल लेना है और यह करना है। यह प्राकृतिक विधि ही एकमात्र चीज है
जो आपके प्रोस्टेटाइटिस को सिर्फ 24 घंटों में खत्म कर सकती है। क्या आपको लगता है कि पेशाब के समय दर्द ही असली समस्या है? मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जल्द ही प्रोस्टेटाइटिस से छुटकारा नहीं पाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। प्रोस्टेट में संक्रमण शुरू हो जाएगा और बिना सर्जरी। ये आवाज फेक है, वीडियो सही है, लेकिन एआई जनरेटेड आवाज लगाई हुई है। न डॉक्टर नरेश त्रेहन की है, न मेरी है। ऐसा एक और वीडियो है जिसमें मेरी बात डॉक्टर शेट्टी से होती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर देवी शेट्टी से मेरी जिंदगी में कभी बात नहीं हुई, लेकिन यह फर्जी वीडियो है। वीडियो में शक्ल मेरी है, वीडियो मेरा है, पर आवाज एआई जनरेटेड है। और जब किसी की वॉइस एआई से जनरेट की जाती है तो असली आवाज से इतनी मिलती जुलती होती है, इतनी मिलती जुलती होती है कि आम दर्शक के लिए फर्क कर पाना मुश्किल होता है। हर साल 380 अरब डॉलर मरीजों से कमाती थी। इस विधि को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इस क्रांतिकारी विधि में इस्तेमाल होने वाला गुप्त घटक आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। मुझे पता है कि मेडिकल इंडस्ट्री के लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे क्योंकि मेरी विधि उनकी कमाई को खत्म कर देगी। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और मरीजों के साथ खड़ा हूं, उन बिजनेस वालों के साथ नहीं। अब एआई कितना खतरनाक टूल हो सकती है, कैसे लोगों को गुमराह कर सकती है, कैसे किसी के फर्जी वीडियो बना सकती है, ये मैंने आपको उदाहरण देके समझाया। इसलिए सावधान रहिए। आज कोर्ट ने कहा है ये किसी पर्सनैलिटी के राइट्स का ग्रॉस वायलेशन है। इन बातों का कितना असर होता है, इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मेरे अपने परिवार के लोग कैसे भ्रमित हो गए, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, हंसी भी आएगी। मुंबई में मेरी भाभी जी रहती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन का इसी तरह का एक फर्जी वीडियो भेजा जिसमें वो एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। भाभी जी ने कहा कि मैं अमित जी से पूछूं इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने उनको समझाया ये डीप फेक है, इस पर इन्वेस्टमेंट की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का वीडियो भेजा, वो भी इसी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि यह भी डीप फेक है। इस सलाह पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए गवा चुके हैं। उस समय उन्होंने मेरी बात सुन ली, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा वीडियो भेज दिया जिसमें मैं इसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। अब मेरे लिए उन्हें समझाना कितना मुश्किल था मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपकी आवाज, आपका चेहरा बरसों से जानती हूं, ये आपकी आवाज है, ये आपका चेहरा है। मैंने उन्हें समझाया कि वीडियो मेरा है लेकिन आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज एआई जनरेटेड है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया। और उस दिन मैं सोच रहा था न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे वीडियोस पर विश्वास करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपने बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, कुछ कर नहीं पाते। मैं ऐसे सब लोगों को जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, ये क्लियर करना चाहता हूं कि डीप फेक क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, लोगों को लूटा जाता है। आज के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अगर मेरा डीप फेक वीडियो पोस्ट करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेगा, तो उसे डिलीट करवाने में, हटवाने में हाई कोर्ट का ऑर्डर ये मेरे काम आएगा। लेकिन इसमें मुझे आप जैसे दर्शकों की मदद की जरूरत है। अगर आपको कहीं ऐसा कोई फर्जी वीडियो दिखाई दे जिसमें मुझे कोई दवाई बेचते, किसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते दिखाया गया हो, आपको जरा भी शक हो तो मुझे बताएं। 9350593505 पर फोन करें। आसान सा नंबर है 9350593505। इस पर फोन करें, मैसेज भेजें। और मैं आज जस्टिस अमित बंसल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने इस पूरे मामले को सुना और डीप फेक के इस दुष्प्रचार को रोकने का रास्ता दिखाया। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि छोटे छोटे लोग नेतागिरी चमकाने के चक्कर में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, और यह भी आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। मैंने कहा था यह देश के लिए ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए।
मैंने उस समय, आपको याद होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की याद दिलाई थी। अब आज ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आज मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही, इस बार और भी जोरदार तरीके से कही, साफ साफ लफ्जों में कही। मोहन भागवत ने क्या कहा? कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा कर रहे हैं। यह गलत है, इस तरह की हरकतों पर रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, इसके बजाय हमारे देश को दुनिया के सामने सद्भाव की मिसाल पेश करनी चाहिए। मोहन भागवत ने हवाला दिया राम मंदिर का। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष स्थान हैं, विशेष परिस्थितियां हैं जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, जैसे अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ी है, इसलिए वहां राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो ठीक है। लेकिन अब एक फैशन चल पड़ा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, इसलिए इस तरह के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा, यह देश के लिए, आपसी मेलजोल के लिए, सौहार्द के लिए नुकसानदेह है। मोहन भागवत पुणे में थे, संजीवन व्याख्यान माला में बोल रहे थे। विषय था इंडिया द विश्व गुरु। मोहन भागवत ने कहा, विषय अच्छा है, भारत विश्व गुरु रहा है, भारत की पहचान विविधता है, तमाम धर्मों और विचारों को मानने वाले लोग यहां 3000 साल से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमें अपनी इस पहचान को और मजबूत करना है। मोहन भागवत ने कहा, देश में आपसी झगड़े पैदा करने के बजाय मेल जोल से रहने से और सभी समुदाय के बीच सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ऐसी मिसाल जो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सके। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने, गड़े मुर्दे उखाड़ने को राजनीतिक कामयाबी का फॉर्मूला समझ बैठे हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे। उनको इस तरह के विवाद पैदा करने से बाज आना चाहिए, ये चेतावनी दी उन्होंने। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात सद्भाव अगर दुनिया को चाहिए तो हमें अपने देश को इसका मॉडल बनाना चाहिए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। हाँ, बन रहा है, ये हिंदुओं की आस्था का स्थान है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे ऐसा करके नेता बन जाएंगे, परंतु या फिर पहले की घटनाओं के बोझ की वजह से हमलावर, दुश्मनी, तिरस्कार, शत्रुता और शक की वजह से रोज एक नया मामला निकालना। काळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। आखिर इसका समाधान क्या है? रोज एक नवीन हमें दुनिया को दिखाना है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं और अपने देश में इस तरह का प्रयोग करके दिखाना चाहिए। आपला सोल्यूशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा आजकल आप बहुत सारे हिंदू कट्टरपंथियों को देखते होंगे, नई नई पौध है। वो कहते हैं कि मुसलमान ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना कहें, इस्लामिक कट्टरपंथी ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना बोलें। मोहन भागवत ने इसका जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने कट्टरपंथियों से कहा और हिंदुओं को नसीहत दी कि कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को समझें। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत में इस्लाम बाहर से आया, विदेशी मुस्लिम शासकों ने हमारे देश पर लंबे वक्त तक शासन किया, उनका राज खत्म हो गया, लेकिन आज भी देश में कुछ मुसलमान हैं जो खुद को अभी भी बादशाह समझते हैं। उन्हें लगता है भारत पर उन्हीं की हुकूमत चलनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों की यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां संविधान का राज है और जनता अपना शासक खुद चुनती है। आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणारा हमारे यहाँ भी सभी को एक साथ जोड़ने वाली पंथ संप्रदाय की विचारधाराएं हैं। बाहर से भी आए हैं, गलती से ही सही, लेकिन उनमें कुछ कट्टर परंपराएं भी हैं। उनको लगता है कि उनका यहाँ साम्राज्य था, इसलिए फिर से उनका राज होना चाहिए। लेकिन अब हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ किसी का राज नहीं होता। जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, जो चुन कर आएंगे वो शासन चलाएंगे। असल राज जनता का होता है। राज्य चालवतील। इसमें बड़ी बात यह, मोहन भागवत ने कहा कि कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रॉब्लम को समझने की और उनको समझाने की जरूरत है, उनको साथ रखने की जरूरत है, तभी सौहार्द पैदा होगा। और इसके बाद बात आई बांग्लादेश की।
मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंदू के प्रति नफरत और कट्टरता दिखाई दे रही है, लेकिन इस कट्टरता से निकलने का रास्ता भी सनातन ही दिखा सकता है। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और हिंदू धर्म भी मानवता की बात करता है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने 3000 साल से दुनिया को मिलजुल कर रहने का रास्ता दिखाया है और आज भी दुनिया को भारत के दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा, वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है, वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है। सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिनिकल हैं, जो मोहन भागवत की इन बातों की भी उल्टे पुल्टे मतलब निकालेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग मोहन भागवत के बयान में किसी चिंगारी को ढूंढेंगे। मोहन भागवत ने अपनी बात बहुत ईमानदारी से और बहुत क्लैरिटी से कही है। उसकी तारीफ करने के बजाय कुछ लोग उसके पीछे की मंशा ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि संघ प्रमुख की पोजीशन पर होकर यह कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आरएसएस का प्रमुख यह कहे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। आरएसएस का चीफ यह कहे कि ऐसा करने वाले मंदिर मस्जिद के झगड़े कराकर अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, हिंदुओं के लीडर बनना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मोहन भागवत का बयान आने से सारे लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। जिन्हें शरारत करनी है वो करते रहेंगे, लेकिन इससे एक मैसेज जरूर जाएगा कि ऐसी उछल कूद करने वालों को कम से कम आरएसएस का सपोर्ट ना है, ना मिलेगा। और दूसरी बात जो मोहन भागवत ने कही वो और भी काम की है। अगर हमें दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी है, रोल मॉडल बनना है, तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होगा। अगर हम ये कहते हैं कि दुनिया से कट्टरता मिटानी है, सनातन कट्टरता मिटाएगा, तो सबसे पहले अपने गरिमा में झांकना होगा। अपने दिलो दिमाग में जो नफरत भरी है उसे खत्म करना होगा। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल एक नया फैशन हुआ है। जगह जगह मंदिर तलाशने का नया सिलसिला शुरू हुआ है। हर मोहल्ले में कोई मंदिर मिल रहा है। इस पर भी लगाम लगनी चाहिए क्योंकि ये समाज में दरार खड़ी करता है। मोहन भागवत ने जो बात कही, लगभग उसी तरह की बात आज योगी आदित्यनाथ ने भी कही। शब्द अलग थे, अंदाज अलग था, असर भी अलग था। योगी आज अयोध्या में थे, पंचनारायण यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। योगी ने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए और इसके बाद रामलला की पूजा की। फिर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहां योगी ने कहा कि यज्ञ सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा है, इसमें सबके कल्याण का भाव छुपा है। वातावरण के शुद्ध होने का लाभ सभी प्राणियों को मिलता है, यही सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। योगी ने भी बांग्लादेश का उदाहरण दिया, कहा कि सनातन धर्म ने ही विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, सभी धर्मों के लोगों की सहायता की है, लेकिन बदले में हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ, ये दुख की बात है।
लेकिन फिर भी हमें अपनी सनातन की परंपरा को छोड़ना नहीं है। दुनिया में आज जो गड़बड़ियां दिख रही हैं वो विश्व बंधुत्व की भावना से ही दूर हो सकती है। सनातन दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि जाति मजहब के भेदभाव भुलाकर सनातन की भावना को और मजबूत किया जाए। अपना पराया भूलकर सब मिलजुल कर रहें। योगी ने कहा अगर सब मिलकर रहेंगे तो देश मजबूत होगा, इंसानियत मजबूत होगी और सनातन भी मजबूत होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदात चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी ने सनातन की जो बात की, सद्भावना की जो बात की, वो सही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, उसका हिसाब भारत में रहने वाले मुसलमानों से चुकता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो हो रहा है उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। आजकल हर शहर में, हर मोहल्ले में मंदिरों को खोज खोज कर विवाद करना ठीक नहीं है। योगी ने आज संभल का जिक्र किया था, हालांकि संभल में जो हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, पर जो हुआ जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन ने सख्ती की, लोगों को समझाया बुझाया, अफसरों ने कानूनी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई, माहौल शांत है। आज संभल में शिव मंदिर का सर्वे भी हो गया, लेकिन अच्छी बात यह कि किसी तरह का टेंशन नहीं हुआ, तनाव नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। आज जुमे की नमाज होनी थी, शुक्रवार का दिन था। संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन न किसी तरह की सख्ती की जरूरत पड़ी, न किसी ने हंगामा किया। एएसआई की टीम ने मंदिर के सर्वे का काम बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप पूरा कर लिया। सुबह सुबह ये काम खत्म हो गया। एएसआई की टीम के 4 मेंबर्स की टीम करीब 6 बजे कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची थी। मंदिर के अंदर मौजूद मूर्ति की तस्वीरें ली गई, मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए ज़रूरी सैंपल्स लिए गए। फिर ये टीम मंदिर के बगल में मौजूद उस कुएं के पास गई जहां से देवी देवताओं की मूर्तियां निकली थी। इसके बाद एएसआई की टीम इसी इलाके में मौजूद भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान बर्जी जैसे 5 तीर्थ स्थानों पर गई, वहां इंस्पेक्शन किया। फिर संभल के 19 कूपों का निरीक्षण किया।
जो इस इलाके में है। एएसआई की टीम ने दोपहर करीब 3 बजे तक सर्वे का काम किया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि एएसआई के सर्वे का काम फिलहाल पूरा हो गया है, लेकिन अगर एएसआई को किसी और जानकारी की जरूरत पड़ी तो आगे भी सर्वे किया जा सकता है। लगभग 24 स्थानों का विजिट किया। कुछ स्थान 2-3 स्थान एक साथ भी थे, जैसे कूप है, तीर्थ है, मंदिर है, एक एक जगह पे 2-2, 3-3 स्थान भी थे। विशेष रूप से उन्होंने फोटोग्राफी की और कुछ अपने विजुअल्स लिए और कुछ जो पैमाइश हमने करवाई थी उसका डिटेल उन्होंने लिया। तो जो बद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर है और जो नया शिव हनुमान मंदिर मिला है और उसके अतिरिक्त जो 19 कूप है उनका निरीक्षण उन्होंने किया। एक मोक्ष कूप है, धर्म कूप है और जो अभी मंदिर के पास में जो कूप नया मिला है उसका कोई नामकरण नहीं है हमारे पास, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो जो संभल का शिव मंदिर है उसका निरीक्षण पूरा हो गया एएसआई के द्वारा, और जो कुआं मिला, जो कुएं से मूर्तियां मिली? हाँ, तीनों मूर्तियां अभी उन्हीं के पास है, तो वो एएसआई की टीम के पास है। मूर्तियां साथ नहीं लेके गए हैं, उनके साथ में है, अभी वो साथ लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए वो ली है और उनके जो फीचर्स हैं मूर्तियों के वो जानने के लिए लिए हैं। और कोई ऐसे स्थान या कूप हैं जिनका आगे भविष्य में निरीक्षण कराया जाएगा? आवश्यकता पड़ी तो हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं और प्राचीन स्थल भी है। तो यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो हम भी बुलाएंगे और एएसआई को लगता है तो एएसआई भी आ सकती है। अगर कोर्ट का आदेश है सर्वे कराना है तो सर्वे कराया जा सकता है, लेकिन शांति से। इसका इस्तेमाल किसी को चिढ़ाने के लिए न किया जाए, क्योंकि शरारती तत्व हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कहां गड़बड़ कर दें। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। आज जिस समय एएसआई की टीम कार्तिकेय महादेव मंदिर में सर्वे कर रही थी, सब कुछ आराम से हो रहा था। उस वक्त संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज भी हो रही थी। मस्जिद के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात थी। बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में पहुंच रहे थे। सब कुछ शांति से चल रहा था, कोई तनाव नहीं था। लेकिन अचानक हंगामा देखने को मिला। एक शख्स माथे पर त्रिपुंड लगाकर, गले में भगवा गमछा पहनकर मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगा। पुलिस चौकन्नी थी, इसलिए इस शख्स को मस्जिद की सीढ़ियों पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया उसका नाम अजय है और वो मस्जिद में महादेव के दर्शन करने और पूजा करने जा रहा था। जा कहाँ रहे थे? पुलिस को लेके आ रही है आपको ये? अरे पुलिस लेके जा रही है आपको? तो आप कहाँ जा रहे थे? नाम है आपका? तो आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ जा रहे थे? मैं भी वो कर लूँ। क्या मस्जिद के अंदर जा रहे थे आप? नहीं, अंदर को जाएंगे हम। हाँ, अंदर जाने का नाम ही नहीं है। फिर कहाँ को जा रहे थे? दर्शन करने जा रहे थे दूर से। किसके दर्शन करने जा रहे थे? दर्शन करने किसके जा रहे थे? भोलेनाथ के, जो भी है। अब ये महोदय मस्जिद में भोले बाबा की पूजा करने जा रहे थे। अब पुलिस थाने में इनकी पूजा कर रही है। असल में इसी तरह के एक दो सिरफिरे लोगों की वजह से माहौल खराब हो सकता है। सोचिए, अगर पुलिस सतर्क न होती, इस शख्स को पकड़ न पाती तो क्या होता? मस्जिद में लड़ाई झगड़ा होता, माहौल बिगड़ता, मारपीट होती, सियासत शुरू होती। यानी एक शख्स की बेहुदा हरकत से पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती। आजकल वीडियो वायरल होने में 2 मिनट लगते हैं। पूरी दुनिया में लोग सोचते कि मस्जिदों में हिंदुओं को घुसाया जा रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसलिए जो कोई ऐसी हरकत करे उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे इस तरह की मानसिकता के लोग फिर इस तरह की हरकत न करें, इस तरह की हिम्मत न जुटा सके। अब राजस्थान की बात आपको बताऊं। राजस्थान से बहुत दर्दनाक खबर आई है, बहुत तकलीफ देने वाली। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। 11 लोग जिंदा जल गए, 35 लोग बुरी तरह झुलस गए। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह करीब 5:30 बजे एक एलपीजी टैंकर और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। जोरदार ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। आसपास मौजूद दर्जनों गाड़ियां कुछ ही पल में भयानक आग की चपेट में आ गई। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला
गाड़ियों में बैठे लोग जिंदा जल गए। कई किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। जब तक लोग पहुंच पाते तब तक तो नेशनल हाईवे शमशान में तब्दील हो चुका था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हादसे के तुरंत बाद की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त क्या मंजर रहा होगा। यह हादसा कैसे हुआ, यह आग क्यों लगी, इतनी भीषण आग क्यों लगी, यह आपको बताता हूं। असल में एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। टैंकर को आगे फैक्ट्री एरिया की तरफ जाना था, इसलिए टैंकर के ड्राइवर ने हाईवे पर बने कट से यू टर्न लिया। सड़क के दूसरी तरफ से एक ट्रक फुल स्पीड में आ रहा था। यह ट्रक अचानक सामने आए टैंकर से टकरा गया। एक्सीडेंट के कारण टैंकर के नोजल टूट गए और पूरे प्रेशर के साथ एलपीजी बाहर निकलने लगी। इसी दौरान एक और ट्रक ने हादसे का शिकार हुए ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट से चिंगारी उठी और एलपीजी ने आग पकड़ ली। बड़ा ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग के शोले उठे और आसपास खड़ी दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। क्योंकि एलपीजी टैंकर के पीछे केमिकल से भरे कुछ दूसरे टैंकर भी थे, उनमें भरे केमिकल में भी आग लग गई। इन टैंकर्स के पीछे यात्रियों से भरी एक बस थी, कुछ कारें थी, सब के सब आग की चपेट में आ गए। आग का बवंडर कितनी तेजी से उठा इसका अंदाजा आप एक्सीडेंट के वक्त का जो सीसीटीवी है उसकी तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। जैसे ही आग की लपटें उठी तो आसपास मौजूद गाड़ियों में बैठे लोगों ने अपनी गाड़ी को तेजी से दूर ले जाने की कोशिश की। इस चक्कर में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। क्योंकि चारों तरफ एलपीजी फैल चुकी थी, गैस थी, इसलिए करीब 37 गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। यह हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बस इस आग की चपेट में आई उसके ड्राइवर को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो सीट से उठकर भाग पाता। बस का ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे ही पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया। उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। शरीर के जले हुए हिस्सों को थैले में भरकर मॉर्चरी में भेजा गया। बस का कंडक्टर और कई पैसेंजर्स भी लापता हैं। एक कार में सवार लोगों का भी यही हाल हुआ। उनकी जली हुई बॉडी पहचानने लायक तक नहीं बची। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, जो लोग मौके से अपनी जान बचाकर भागे, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रूह कांप गई। बस में थे, हमको एकदम से ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग ही आग थी, बस के अंदर भी आग थी। तो हमने क्या जैसे गेट खोलने की कोशिश करी तो गेट बंद हो, लोग था अंदर से, तो फिर खिड़की खोल के अंदर से कूद गए, बाहर कूद गए थे हम। राजसमंद से आ रहे थे या जयपुर डीबी के लिए आ रहे थे, तो वह रात को लगभग 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे क्या बस के पास कोई ट्रक थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। अचानक से पीछे से किसी ने टक्कर मारी तो वो गैस वाली ट्रक थी, ब्लास्ट हो गई। ये जब हादसा हुआ, ये जब भीषण टक्कर हुई ना, तो अचानक से इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने जब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। हम जब भग के आए तो हम कम 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-33 गाड़ियों में आग लग गई। हादसे की खबर मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, अफसरों को निर्देश दिए और उसके बाद घायलों को देखने वो हॉस्पिटल भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, अमित शाह को बताया, घटना की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिलहाल उनकी कोशिश है कि घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज हो और इसके बाद हादसे के कारणों की जांच कराएंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ऐसे उपाय करेगी, ऐसे इंतजाम करेगी जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से
घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऐसे दर्दनाक हादसों के वक्त वो सरकार के साथ हैं, लेकिन ऐसी घटना फिर कभी ना हो, इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। ये अच्छी बात है कि कम से कम इस हादसे पर राजनीति नहीं हुई, किसी ने लोगों के दर्द को भुनाने की कोशिश नहीं की। अब मुख्यमंत्री ये तो कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंट के कारणों की जांच कराएंगे, ऐसे कदम उठाएंगे जिससे ऐसे हादसे ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री नए हैं, शायद अनुभव की कमी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। जो लोग अनुभवी हैं वो समझते हैं कि इस हाईवे पर, इसी जगह पर, इसी कट पर, इसी तरह अचानक यू टर्न लेने की वजह से 1 साल पहले भी भीषण हादसा हुआ था। और मुझे याद है तब भी जांच की गई थी, लेकिन जांच के बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। इस इलाके के लोकल लोगों की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जांच की कोई जरूरत ही नहीं है। आमतौर पर हाईवे पर बीच में कट नहीं होते, लेकिन इस हाईवे पर जगह जगह कट बनाए गए हैं। 6 लेन नेशनल हाईवे है, जयपुर जोधपुर होता हुआ गुजरात तक जाता है। बीच बीच में गांवों और छोटे कस्बों तक जाने के लिए फ्लाईओवर बने हैं। नियम के मुताबिक 2 टोल के बीच में कट नहीं होना चाहिए, लेकिन कट बनाए गए हैं। जिस कट पर आज एक्सीडेंट हुआ वो कट सिर्फ एक फैक्ट्री में जाने के लिए बनाया गया है, इसलिए हादसे के लिए न टैंकर का ड्राइवर जिम्मेदार है, क्योंकि कट बना हुआ था, उसने यू टर्न ले लिया, कोई गलती नहीं थी। और हादसे के लिए न ट्रक का ड्राइवर जिम्मेदार है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अचानक दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ सकती है। हो सकता है जांच के बाद सरकार इस कट को बंद करवा दे, लेकिन यह कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हाईवे पर ऐसे दर्जनों कट हैं। आज एक जगह हादसा हुआ, भविष्य में किसी दूसरे कट पर हो सकता है, इसलिए यह तो उपाय नहीं है। उपाय एक ही है, सड़क बनाने वाले और सड़क पर चलने वाले सभी रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करें, रोड बनाने के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, हाईवे पर प्रेशर में आकर कट न बनाए जाएं और रोड पर चलने वाले लोग स्पीड लिमिट को फॉलो करें। थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए गलत जगह से टर्न न लें, रॉन्ग साइड पर ड्राइव न करें, न अपनी जिंदगी को खतरे में डालें और न दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करें, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट से होती हैं, सड़कों पर होने वाले हादसों से होती हैं। इससे पूरे देश को बचाने की जरूरत है, और यह बात नितिन गडकरी ने भी मानी। उन्होंने कहा कि मैं विदेशों में जाता हूं, जब रोड एक्सीडेंट की बात आती है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। हम सबको मिलकर इससे बचने की जरूरत है। और अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार में एक स्कूल के हेडमास्टर कैसे बच्चों की थाली के अंडे चुरा कर ले गए। मामला बिहार का है, हाजीपुर जिले का है, लालचंद ब्लॉक का है। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर मिड डे मील में बच्चों के लिए आए अंडे चुराते हुए कैमरे पर पकड़े गए। गांव के लोगों ने गुरुजी की चोरी का वीडियो बना लिया, स्कूल पहुंचकर हंगामा किया तो भेद खुल गया। असल में बिहार सरकार सर्दी में
मिड डे मील में बच्चों को खाने के साथ अंडे दे रही है। लालगंज के रिखर गांव में सेकेंडरी स्कूल में हर रोज अंडे कम पड़ रहे थे। सभी बच्चों को अंडा नहीं मिल पाता था। हेडमास्टर साहब से पूछा गया तो वो कह देते थे अंडे कम आए थे, वो क्या कर सकते हैं। गांव वालों को शक हुआ, उन्होंने नजर रखनी शुरू की। एक दिन हेडमास्टर सुरेश साहनी अंडे चुराते हुए पकड़े गए। गांव वालों ने चुपके से अंडों की चोरी का वीडियो बना लिया और सबूत के साथ स्कूल पहुंचे। हेडमास्टर सुरेश सैनी से पूछा कि वो अंडे क्यों चुरा रहे थे, तो मास्टर साहब ने एक अलग कहानी बताई। उन्होंने कहा स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, अंडे कम आए थे, इसलिए वो 10 अंडे और निकालकर कुक को देने गए थे। उन्होंने चोरी नहीं की बल्कि बच्चों के लिए अंडे लाकर दिए। हमारे विद्यालय में 220 बच्चा थे, हमको 210 अंडा मिला था। वो रसोईया ट्रे लेके इस ऑफिस में आ गए। 10 हमको कहा कि सर 210 अंडा हमको मिला। हम कहे कि 10 अंडा का फिर 210 में कैसे होगा, तो हम गए वहाँ पर, तो ट्रे ऑफिस में था। वहाँ पर जाकर जब कहने लगे तो एगो झोरा जो फटा पूरा झोरा जो था उसमें 10 अंडा लेकर दिया, हम दे दिए रसोईया को और रसोईया के ट्रे में छीन दिए। अच्छा, आपने रसोईया को दे दिया। अब जिन्हें रसोईया कह रहे हैं स्कूल की कुक हैं, उन्होंने तो हेडमास्टर साहब की झूठ की पोल खोल दी। कुक ने बताया हेडमास्टर सुरेश सहनी ने उनको अंडे लाकर दिए तो थे, लेकिन ये भी कहा था इनको अलग रख देना, इसलिए उसने पॉलिथीन में रखे अंडे हेडमास्टर के ऑफिस में रख दिए। मैंने सर जी को उधर अंडा जो कम गया है ना, तो सर जी बोले कि दीजिए अंडा और 10, तो वो दिए उधर, हम ला कर इधर डाल ऑफिस में। कितना बजे की घटना है? 10 साढ़े 10 बजे तो खैलाते हैं, उस दिन 11:30 में आए। ना अंडा सर जी आपको कितना बजे दिए? अंडा दिया है वही 11 बजे, उधर खाना आया है 11 बजे, लेट कर आया है। गांव वालों ने मास्टर जी का अंडे चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हो गया तो बिहार के शिक्षा विभाग ने भी जांच कराई। वीडियो सही पाया गया और जिसके बाद बिहार सरकार ने हेडमास्टर सुरेश सैनी से एक्सप्लेनेशन की मांग की। अब सुरेश सैनी अंडे चुराने का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए तो आज उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहावत है, जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो खेत को कौन बचाएगा। जब मांझी नाव डुबोए तो कौन बचाए। सरकार ने स्कूल में अंडे भेजे, बच्चों के लिए भेजे, लेकिन मास्टर जी अंडे चुरा कर ले गए तो सरकार क्या करेगी। गुरुजी ने सिर्फ 10 अंडे चुराए, लेकिन बदनाम खुद भी हुए और सारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स को भी शक के दायरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ये करप्शन कहने को छोटा सा है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के करप्शन की मिसाल दिखाता हूं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह करप्शन बड़ा है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लोकायुक्त की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। इस दौरान कल रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली कि भोपाल के मेंडोरी इलाके में एक कार लावारिस हालत में खड़ी है, जिसमें सोने की ईंटें हैं और बड़ी मात्रा में कैश भरा हुआ है। इनकम टैक्स के अफसर पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, गाड़ी की जांच की तो 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। पता लगा यह गाड़ी ग्वालियर के रहने वाले चेतन सिंह गौर के नाम में रजिस्टर्ड है और चेतन सिंह गौर अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस उसे तलाश रही है। भोपाल जोन 1 की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनोवा में मिले कैश और सोने का सोर्स क्या है। जो मेंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबर थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहां पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे। तो उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। ये MP 07 नंबर की गाड़ी है जो कि चेतन सिंह गौड़ के नाम से है।
जो मूलतः ग्वालियर से है और अभी भोपाल में निवास कर रहा है, तो इस एंगल से भी जो है जांच की जा रही है। भोपाल में हमारे रिपोर्टर हैं अनुराग अमिताभ। तो मैंने अनुराग से पूछा कि ये पता तो लगाएं कि ये पैसा किसका है, गाड़ी किसकी है और कनेक्शन क्या है। तो उन्होंने बताया कि चेतन सिंह गौर सौरभ शर्मा नाम के आदमी का दोस्त है। सौरभ शर्मा वही आदमी है जिसके घर कल लोकायुक्त की रेड हुई थी, जिसमें 2,85,00,000 रुपए कैश, 60 किलो चांदी और 50 लाख कीमत के सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी बरामद की गई थी। पुलिस को शक है कि लावारिस गाड़ी से मिला 50 किलो सोना और 10 करोड़ कैश सौरभ शर्मा से कनेक्टेड हो सकता है। आप सौरभ शर्मा का बैकग्राउंड सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कांस्टेबल था। सैलरी थी 40,000 रुपए महीना और उसने सिर्फ 12 साल नौकरी की। 12 साल के बाद वीआरएस ले लिया। लेकिन अब जब उसके घर पर रेड हुई तो घर में नोट गिनने की 7 मशीनें मिली, 2,85,00,000 कैश रखा था, 60 किलो चांदी थी, करीब 1 किलो सोना मिला, 4 लग्जरी कारें थी। इसके बाद जब कागजात खंगाले गए तो पता चला कि आरटीओ के रिटायर्ड कांस्टेबल के पास अलग अलग शहरों में कई मकान हैं, कई जमीनें हैं। सौरभ शर्मा फिलहाल फरार है। लोकायुक्त पुलिस को शक है कि सौरभ शर्मा हवाला नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। दूसरे देशों में उसके लिंक की तलाश की जा रही है। अब रिटायर्ड कांस्टेबल के घर में करोड़ों का कैश, लावारिस गाड़ी में 50 किलो सोना, 10 करोड़ का कैश। अब इतना सब मिलेगा तो ये तो कहने की जरूरत नहीं कि ये पैसा ईमानदारी का है या बेईमानी का। हालांकि मध्य प्रदेश में इस तरह का पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि निचले स्तर पर कितने बड़े पैमाने पर करप्शन होता है, कितना पैसा लोग इकट्ठा करते हैं। अब बात पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की। वो 25 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उनकी हेल्थ को लेकर 2 तरह की एक्सट्रीम ऑपोजिट बातें आज सामने आई। एक तो आई पंजाब सरकार की तरफ से और दूसरी किसान नेताओं की तरफ से। तो पहले पंजाब सरकार ने क्या कहा, यह आपको बता देता हूं। पंजाब सरकार के वकील ने आज डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की और उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि कल डल्लेवाल के कई टेस्ट कराए गए, उनका ईसीजी नॉर्मल है, उनके सारे पैरामीटर लिमिट में हैं। बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान हो गए। अदालत ने कहा कि 25 दिन से एक आदमी अनशन पर बैठा है, उसकी हालत इतनी ठीक कैसे हो सकती है। कोर्ट ने कहा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर 2 जनवरी को डल्लेवाल की मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। अगर उनकी हालत बिगड़े तो पंजाब सरकार उससे पहले भी कोर्ट आ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच थी और दोनों ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है और सलाह भी दी कि अगर डल्लेवाल को धरने की जगह पर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है वहां रखा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि अगर उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात सुनाता हूं। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उनके नेता डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट न कराने की जिद पर अड़े हैं। किसान नेता के संगठन ये तो कह रहे हैं कि डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ रही है, वो कल बेहोश हो गए थे। लेकिन ये किसान नेता इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि वो डल्लेवाल को किसी कीमत पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराने देंगे। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल का साफ साफ निर्देश है, या तो सरकार उनकी मांगे माने या फिर वो धरने की जगह पर ही अपनी कुर्बानी दे देंगे। बीच का कोई रास्ता अब बचा ही नहीं है। एजी ने क्या फाइल किया है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है। जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्टें दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं?
और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जो 4 साल से कैंसर से पीड़ित है। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दे इस बात की कि इनको कुछ नहीं हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी ये कहना है उनका कि जितनी गंभीरता आज संवैधानिक संस्थाएं उनकी सेहत को लेकर दिखा रही हैं, अगर इतनी गंभीरता उन 7 लाख किसानों को लेकर दिखाई होती जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद ये स्थिति ना पहुंचती। वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कि भाई आपके अलग अलग समय पे जो वायदे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कुर्बानी के रास्ते पर चल पड़े हैं, आज उनको 25वां दिन है। जो मंजिल है इस रास्ते की, वो या तो एमएसपी गारंटी कानून है या इसी जगह पे उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत है। इसके अलावा वो कोई तीसरा ऑप्शन उस मंजिल के लिए है नहीं। जगजीत सिंह डल्लेवाल बुजुर्ग हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, 25 दिन से अनशन पर हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसलिए उनकी हालत चिंताजनक तो है। किसान संगठनों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए, डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि डल्लेवाल की जिंदगी जरूरी है। और जहां तक पंजाब सरकार की बात है, उसे इस मामले में थोड़ा गंभीरता से काम करना चाहिए। कोई ये कहे कि 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल हैं, ये ठीक नहीं है। इससे तो किसान और चिढ़ेंगे और नाराज होंगे और बड़ी दरार पैदा होगी। चलते चलते आपको एक और अच्छी खबर बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म हो सकती है। आज पहली बार पुतिन ने इस बात के संकेत दिए। पुतिन ने कहा वो ट्रंप के साथ बिना शर्त बातचीत करके जंग खत्म करने के लिए तैयार है। मॉस्को में अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करेंगे। पुतिन ने कहा अगर ट्रंप कहेंगे तो वो उनके साथ मिल भी सकते हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर वो यूक्रेन युद्ध का सॉल्यूशन निकालने के लिए राजी हैं, क्योंकि रूस तो हमेशा बातचीत से मसला हल करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन ही बात के लिए तैयार नहीं होता। पुतिन ने कहा कि बातचीत का नतीजा कॉम्प्रोमाइज से ही निकलता है और वो युद्ध को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है, बशर्ते ट्रंप यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इसके लिए तैयार कर ले। असल में ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान और फिर बाद में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि वो चुटकियों में यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। ट्रंप ने इसी महीने पेरिस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। अब पुतिन के इस बयान से क्लियर है कि रूस बातचीत के टेबल पर आने को राजी है, बस डील अच्छी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी मुलाकात के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे पिछले 4 साल से बात नहीं की है। हाँ, निश्चित रूप से मैं उनसे कभी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहेंगे तो मैं उनसे मुलाकात के लिए भी तैयार हूँ। हमने हमेशा कहा है कि हम हमेशा बातचीत करने और समझौते के लिए तैयार हैं। सच तो ये है कि दूसरा पक्ष यानी यूक्रेन हमेशा बातचीत से इनकार करता रहा है और हम तो हमेशा वार्ता के लिए तैयार रहे हैं। और याद रखिए, बातचीत का नतीजा समझौते की शक्ल में ही सामने आता है।